हेलो सभी को नमस्कार। आप सभी का डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी पर स्वागत है। हाँ जी, आ जाइए जी फटाफट जल्दी से। तो चलो जी, अब हम करते हैं अपने टॉपिक को शुरू। और हमारी जो थ्योरी है वो कौन सी चल रही थी? व्यवहारवाद की हमारी थ्योरी चल रही थी, व्यवहारवाद की थ्योरीज। ठीक है ना। तो व्यवहारवाद के अंदर क्या है कि हमने एक तो थोरनडाइक की बात कर ली थी। ठीक है ना। थोरनडाइक की हम लोग बात कर चुके थे। उसके बाद हमने पेवलोव की भी बात कर ली। फिर स्किनर के बारे में भी पढ़ लिया कि स्किनर क्या बोलते हैं। उसके बाद हमने हल के बारे में भी पढ़ लिया। यहाँ तक हमारा हो चुका था ना, हल तक। हल की थ्योरी तक जो है हमारा हो चुका था कि जो हल है वो क्या बोलते हैं। ठीक है ना, उनकी जो थ्योरी है वो क्या कहती है, हल की थ्योरी। ठीक है। तो आपको बताओ, इसमें से अगर कोई दिक्कत हो तो आप देख सकते हो दोबारा वीडियो को। बाकी कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, क्योंकि मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से इसके अंदर आपको बता दिया था। ठीक है ना, कोई दिक्कत आपको इसके अंदर नहीं आएगी। ठीक। तो चलो जी, अब हम आगे बात करते हैं हल के बाद गुथरी की थ्योरी के बारे में। हल के बाद जो हम नेक्स्ट अपनी जो थ्योरी कर रहे हैं वो कौन सी करेंगे जी? गुथरी की करेंगे। ठीक है ना। तो ये जो गुथरी की थ्योरी एग्जाम के अंदर बहुत कम आती है, बहुत कम बार पूछी जाती है। ठीक है ना। हाँ जी, हल तक कर लिया था। मैं यही चेक कर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो दूसरी पीडीएफ के अंदर कि आपका कितना हो चुका है, कहीं ये ना हो मैं कुछ छोड़ जाऊं। क्योंकि अगर आप लाइव हो तो फिर बात बन जाती है, अगर लाइव ना हो तो फिर सारा देखना पड़ता है भाई। उसके बाद देखो, अब हम बात करते हैं गुथरी की थ्योरी के बारे में। गुथरी गुथरी का जो सिद्धांत है, गुथरी की जो थ्योरी है, उसको क्या कहा जाता है? उसको समीपता का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समीपता का सिद्धांत आप उसको कहते हो। ठीक है ना। या उसको क्या बोला जाता है? स्थानापन्नता का सिद्धांत, या इसको क्या बोलते हैं? स्थानापन्नता का सिद्धांत इसको कहते हैं। ठीक है ना। समीपता का सिद्धांत या स्थानापन्नता का सिद्धांत इसको कहा जाता है। यानी कि आप यूँ कह सकते हो कि भाई ये जो थ्योरी है, ये इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? थ्योरी ऑफ। इंग्लिश में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी में तो वो नाम कई बना के दे सकता है। ठीक है ना। क्योंकि कई कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके पर्यायवाची भी कई निकल आते हैं ना, समझ रहे हो ना। तो सब्स्टिट्यूशन, थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसके प्रवर्तक कौन है? इस थ्योरी के प्रवर्तक है जी एडविन रे गुथरी। पूरा नाम क्या है? एडविन गुथरी है। तो इन्होंने किसके ऊपर अपना प्रयोग किया था? खरगोश के ऊपर अपना प्रयोग किया था। या यूं कह सकते हो कि अपने बेटे पीटर के ऊपर प्रयोग किया था, बल्कि खरगोश का नहीं, या पीटर के ऊपर ज़्यादा सही रहेगा अगर आप इस तरह से इसको समझोगे। तो अब ये प्रयोग क्या था? ये प्रयोग ये था कि मतलब पीटर ये क्या नाम है, गुथरी यूँ कहता है, पीटर नहीं गुथरी। गुथरी क्या कहता है? गुथरी कहता है कि भाई जो उद्दीपन होता है, उद्दीपन का मतलब क्या? स्टिमुलस। गुथरी कहता है कि जो स्टिमुलस होता है और जो रिस्पॉन्स होता है, एक तो स्टिमुलस होता है और एक क्या होता है? रिस्पॉन्स होता है। इनके बीच में जो संबंध है, इनके बीच में जो रिलेशन है, उस रिलेशन को बनाने का काम रीइंफोर्समेंट ही नहीं करता। इन्होंने कहा कि केवल ऐसा थोड़ी ना है कि रीइंफोर्समेंट से इन दोनों के बीच में संबंध बन जाएगा, बल्कि जो उद्दीपक होता है ना, उसके द्वारा किए जाने वाली अनुक्रिया के ऊपर ही इसका संबंध स्थापित होता है। ठीक है ना। बल्कि क्या कि जो उद्दीपक होता है, उद्दीपक तथा उसके द्वारा की जाने वाली जो अनुक्रिया रिस्पॉन्स करेगा, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? निकटता का होना जरूरी है। उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में निकटता, ठीक है ना, किसका होना जरूरी है? निकटता का होना जरूरी है। यानी कि इन्होंने समीपता के बारे में बात की थी। क्या होनी चाहिए? इसके अंदर समीपता होनी चाहिए। समीपता के आधार के ऊपर ही मतलब इन दोनों के बीच में जो संबंध स्थापना होती है, केवल रीइंफोर्समेंट से ही संबंध स्थापित नहीं होता, समीपता के आधार पर भी संबंध की क्या होती है? स्थापना होती है। ठीक है। तो फिर देखो, इन्होंने क्या किया था? अपना प्रयोग किया था। वैसे इनका प्रयोग कोई बहुत ज़्यादा यूँ नहीं है कि महत्वपूर्ण हो जिसके बारे में आपको ज़्यादा सोचो। तो इनका प्रयोग किसके ऊपर था? इन्होंने अपना, इनका जो बेटा था, बेटे का नाम क्या था? पीटर, जो कि 11-12 साल का एक लड़का था। ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं? ये खरगोश को लेकर आते हैं अपने घर के अंदर। तो इनको पता होता है कि जो पीटर है वो खरगोश से डरता है। तो वो खरगोश को पीटर के सामने क्या कर देते हैं? बिठा देते हैं। लेकिन पीटर क्या है? पीटर बोलता है कि नहीं पापा, इसको यहाँ से हटा लो, मेरे को खरगोश से डर लगता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता खरगोश। ठीक है। तो उसके पापा कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये कोई हिंसक जानवर थोड़ी ना है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि पीटर को खरगोश अच्छा नहीं लगता था। फिर क्या हुआ? जब खाने का टाइम हुआ, ठीक है ना, खाने का टाइम हुआ,
तो जब लंच टाइम हुआ उनका, तो वो जब सारे जो हैं वो सारे परिवार के लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए लंच करने के लिए, तो वहीं पर खरगोश को क्या कर दिया गया, खरगोश को एक जो खरगोश की टोकरी थी ना, उसके अंदर खरगोश को रख दिया गया। जैसे मान लो ये डाइनिंग टेबल है, ठीक है ना? ये क्या है? ये डाइनिंग टेबल है। तो खरगोश को कहाँ रखा गया था? खरगोश को यहाँ पर एक टोकरी के अंदर रख दिया गया था, ठीक है? और वो सभी परिवार के लोग खाना खा रहे थे। तो फिर पीटर का जो ध्यान है वो केवल खरगोश के ऊपर है। पीटर कहता है कि पापा इसको यहाँ से हटाओ, मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा, कि मेरे को डर लगता है। तो उसके पापा कहते हैं, मतलब गुथरी कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई हिंसक जानवर थोड़ी ना है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा, कोई भी डरने की बात नहीं है, तो तुम आराम से खाना खा सकते हो बेझिझक होकर। लेकिन जो पीटर है, चलो वो अपने पापा के सामने नहीं बोलता, वो खाना खा लेता है। फिर क्या होता है, दोबारा फिर जब दूसरे टाइम खाने का टाइम होता है दोबारा जब, तो इस टोकरी को थोड़ा सा यहाँ पर रख दिया जाता है, थोड़ा सा पास में लाया जाता है भी यहाँ पर। फिर पीटर क्या है, उसको देखता है, खाना खाता है, परिवार के सभी सदस्य उसको खाना डाल रहे हैं बार बार यहाँ पर, और वो चुक चुक कर खा रहा है। तीसरे दिन इसकी टोकरी को थोड़ा फिर आगे कर दिया जाता है, चौथे दिन फिर आगे कर दिया जाता है। मतलब ये जो पीटर के बिल्कुल पास में अब ये खरगोश रखा हुआ है, लेकिन अब पीटर धीरे धीरे उसका डर है ना वो खत्म हो गया, और पीटर जो है वो खरगोश से अब डरता नहीं था, बल्कि वो खुद खाने के टुकड़े उसको देता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टिमुलस है, जो रिस्पॉन्स है, ये तो स्टिमुलस हो गया, ये रिस्पॉन्स कर रहा है पीटर। तो इन दोनों के बीच में संबंध स्थापना का कार्य रीइंफोर्समेंट ही नहीं करता, बल्कि क्या करता है, निकटता करती है। क्या करती है? निकटता करती है। मतलब अगर उद्दीपन और अनुक्रिया इन दोनों के बीच में निकटता हो, पास में हो, तो व्यक्ति जल्दी सीखता है, ठीक है ना? जैसे अभी आपके एचपीएससी की डेट नहीं आई, तो आप भी मेरे ख्याल से आराम से तैयारी कर रहे होगे, इतना ताबड़तोड़ आपने नहीं मचाई होगी। लेकिन जैसे ही आपकी डेट आ जाएगी ना, एग्जाम की डेट, आपको ये पता चलेगा कि 15 दिन के बाद तो मेरा एग्जाम होना ही होना है। तो आप क्या करोगे, आप उस एग्जाम के लिए बड़े जोर शोर से तैयारी करोगे। मतलब जितना आपको स्टिमुलस पास में दिखाई देगा ना, आप अनुक्रिया उतनी ही फास्टली करोगे। समझ रहे हो ना? आप अनुक्रिया उतनी ही फास्टली करोगे। मतलब ये नहीं कि अगर पुनर्मिलन मिलेगा तो ही हम लोग काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। गुथरी कहता है कि अगर इन दोनों के बीच में अगर निकटता, जितनी ज़्यादा निकटता होगी, एक घर में शादी का माहौल है, लड़की की शादी है, शॉपिंग कर रहे हैं घर के सभी लोग, शादी को अभी 1.5-2 महीना है, आराम से शॉपिंग हो रही है। पर जैसे जैसे शादी नज़दीक आएगी ना, वैसे वैसे तेज हो जाएगी प्रक्रिया, शॉपिंग करना है, ये करना है, वो करना है, ये सामान लाना है, वो रखना है। तो जितना स्टिमुलस नज़दीक होगा उतना रिस्पॉन्स ज़्यादा होगा, ठीक है? तो इसके अंदर जो अगर हम ये बात करें कि ये जो सिद्धांत है ये टीचर के लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो देखिए टीचर जो है, टीचर क्या करे, टीचर जो भी बच्चे को स्टिमुलस देना चाहता है, तो वो स्टिमुलस बच्चे के पास में रखे, ठीक है ना? यानी कि बच्चे के सामने यहाँ पर एक चॉकलेट रखी जा सकती है डेयरी मिल्क की, और बच्चे को कहा जा सकता है कि अगर तुम्हारे में से जो टेस्ट में अच्छा करेगा उसको ये जो डेयरी मिल्क की चॉकलेट है ना, 50 रुपए की, ये दी जाएगी। तो बच्चे के जब स्टिमुलस सामने होगा तो बच्चे फटाफट उसको पाने के लिए बढ़िया नंबर लाने का प्रयास करेंगे। बस ऐसा ही कुछ है गुथरी का। बाकी इस सिद्धांत को एकल प्रयास का सिद्धांत भी कहा जाता है, वन ट्रायल थ्योरी। एकल प्रयास का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, वन ट्रायल थ्योरी भी इसको कहते हैं, ठीक है ना? वन ट्रायल थ्योरी भी कहते हैं, वन ट्रेड थ्योरी भी कहा जाता है, जो भी है। तो ये आपका जो व्यवहारवाद की थ्योरीज है वो सारी की सारी हो चुकी है। अब हम बात करते हैं संज्ञानवाद, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। संज्ञानवाद की थ्योरीज की बात करते हैं, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। व्यवहारवाद की थ्योरी हमारी हो चुकी है। मैंने आपको हर एक थ्योरीज के बाद ये बताया, हर एक थ्योरी के बाद, कि इसका एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या है, ठीक है ना? आप उसको कैसे यूज करोगे। तो जब आपको बेस क्लियर होगा तो आप उसके आधार पर आराम से जान सकते हो कि यहाँ पर हम इस तरह का प्रयोग करेंगे तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, संज्ञानात्मक विकास की अगर हम बात करते हैं, तो संज्ञानात्मक विकास के बारे में आपको पता है कि जो देखो व्यवहारवादी थे, व्यवहारवाद क्या मानता है, व्यवहारवाद मानता है कि भाई देखो देखो अगर आपके सामने स्टिमुलस रखा हो, अगर आपके सामने स्टिमुलस रखा हो तो आप उसको देखकर कैसा रिस्पॉन्स करोगे, मतलब आपका व्यवहार क्या होगा, आप कैसा व्यवहार करोगे स्टिमुलस को देखकर, ठीक है? ये कौन है? ये व्यवहारवादी है, बिहेवियरिज्म है। लेकिन संज्ञानवादी मानते हैं कि हर काम ऐसे नहीं होता कि आपके सामने स्टिमुलस रख दिया तभी आप काम कर रहे हो, या फिर उछल कूद करके हर काम को सीखा जा सकता है, ऐसा थोड़ी ना है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि आप हर एक काम को उछल कूद करके सीखते हो। बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनको हम लोग अपनी संज्ञान के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा सीखते हैं।
जिन कामों को हम लोग कैसे सीखते हैं, अपने संज्ञान के द्वारा सीखते हैं, अपनी बुद्धि के द्वारा उन कामों को हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, ये किसका मानना है? ये मानना है संज्ञानवादियों का। अब जैसे मान लो कोई भी आपके सामने समस्या आ गई, तो आप उसका टुकड़ों में हल ना करने के बजाय आप उसका समग्र रूप से अध्ययन करोगे, मतलब पूरे का पूरा अध्ययन करोगे। ठीक है ना? आपको अगर एक मतलब कार का जानना है तो पहले आप कार को जानोगे, उसके बाद उसके अंदर क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या फीचर्स हैं, उसको आप बाद में जानोगे। ठीक है ना? तो ये कहते हैं कि जो समस्या का समाधान होता है वो अचानक होता है। बहुत बार क्या होता है? अचानक होता है। उसके लिए हमें कोई उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है भाई। अगर आप ये कह रहे हो कि हम तो उछल कूद करके समस्या का समाधान करना सीखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। समस्या का समाधान क्या होता है? अचानक होता है। ठीक है ना? क्या होता है भाई? अचानक होता है। तो ये देखो, इसके अंदर सबसे पहले हम लोग कौन सी थ्योरी को पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनसाइड लर्निंग थ्योरी। पहली कौन सी थ्योरी है? इनसाइड लर्निंग थ्योरी। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, इनसाइड लर्निंग थ्योरी को। ठीक है, तो इनसाइड लर्निंग थ्योरी यानी कि आप इसको क्या बोलते हो? अंतर्दृष्टि। इनसाइड लर्निंग को क्या बोलोगे? अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत आप इसको बोलोगे। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत यानी कि इनसाइड लर्निंग थ्योरी। ठीक, ये किसने दी थी? ये दी थी भी कोहलर ने। जो इनसाइड लर्निंग थ्योरी है, इसके बारे में किसने बताया था? कोहलर ने बताया था। ठीक है, तो कोहलर की इस थ्योरी के अन्य कई भी नाम हैं, जैसे इसको गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। इस थ्योरी को क्या कहा जाता है? गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहा जाता है। गेस्टाल्ट सिद्धांत हो गया की बात है। फिर आप इसको पूर्णाकार सिद्धांत भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पूर्णाकार सिद्धांत भी आप इसको बोल सकते हो। फिर आप इसको समग्र सिद्धांत भी बोल सकते हो। क्या? समग्र जो सिद्धांत है वो भी आप इसको बोल सकते हो। फिर पूर्ण से अंश की ओर भी बोल सकते हो। पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर भी आप इसको कह सकते हो। उसके बाद आप इसको सूझ का सिद्धांत भी कहते हो। क्या बोलते हो? सूझ का सिद्धांत भी आप इसको बोलते हो। इस सिद्धांत के अंदर क्या है? इसके प्रवर्तक कोहलर हैं, जो कि कौन थे? एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। अब ये कोहलर क्या कहते हैं? आपने इसका पढ़ा हुआ है सबने, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है ना? ये कहते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान, अगर कोई भी समस्या है आपके सामने, तो किसी भी जो समस्या, कोई भी जो समस्या हो गई, उसका समस्या का जो समाधान है, किसी भी समस्या का जो समाधान है, वो बार बार निरंतर अभ्यास के बिना अचानक होता है। अगर आप किसी भी समस्या का समाधान करना चाहते हो, तो वो बार बार निरंतर अभ्यास के बगैर, मतलब ये थोड़ी ना है कि आपको बार बार निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा तभी समस्या का समाधान होगा। आप समस्या का समाधान अचानक करते हो, बार बार निरंतर अभ्यास के बिना क्या करते हो भाई? अचानक आप उसका समाधान अचानक करते हो। ठीक है ना? तो कोहलर ने किताब लिखी थी, किताब का नाम क्या है? किताब का नाम है मेंटेलिटी। कोहलर की किताब का नाम क्या है? मेंटेलिटी ऑफ एप्स। मेंटेलिटी ऑफ एप्स, ये कोहलर की किताब का नाम है, याद रखिएगा। मेंटेलिटी ऑफ एप्स। भाई किसी भी समस्या का जो समाधान है आप कैसे करते हो? आप अचानक आपके मन में पैदा होता है, आप उसके लिए प्रयास करने की आपको जरूरत नहीं है। इन्होंने 1913 से लेकर 1918 तक, 1913 से लेकर 1918 के बीच में केनरी द्वीप में, कहाँ पर? केनरी द्वीप, केनरी द्वीप में जो है इन्होंने क्या किया था? ये प्रयोग किया था। और इनका जो इन्होंने कहा था कि सूझ का आधार कल्पना है। इन्होंने क्या कहा था? कि सूझ का जो आधार है ना, वो क्या है? कल्पना है। यानी कि आपको कैसे सूझ कब उत्पन्न होती है? जब आप उसके लिए कल्पना करते हो। सूझ का आधार क्या होता है? कल्पना होती है। ये किसका मानना था? ये मानना था कोहलर का। ठीक है, कोहलर ने एक प्रयोग किया था सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर, जो प्रयोग आप सभी को याद है, पता है ना सभी को कि सुल्तान नाम, मैं शॉर्ट में बताऊंगी बिल्कुल भाई, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करने के लिए अपने पास टाइम बहुत कम है। ठीक है ना? हमें अपना सिलेबस पूरा करना है। फिर जो चीज़ आपको आती है उसके लिए बार बार बताने की जरूरत ही नहीं है। कि सुल्तान नाम के चिंपांजी पर इन्होंने प्रयोग किया था, केलों को लटका दिया था, जो केले हैं छत के ऊपर, और जो केले थे ज़्यादा ऊंचे थे, तो सुल्तान नाम का जो चिंपैंजी था उसको लगा कि मैं केलों को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन वहाँ पर एक लकड़ी का क्या रखा हुआ था? बक्सा रखा हुआ था। तो जो लकड़ी का जो बक्सा होता है,
लकड़ी का जो बक्सा रखा हुआ था उसके ऊपर चढ़कर सुल्तान ने केलों को क्या कर लिया था, प्राप्त कर लिया था, लकड़ी के बक्से के ऊपर चढ़कर। ठीक है, फिर उसके बाद जब दोबारा केलों को ज़्यादा ऊंचाई पर टांगा गया तो फिर सुल्तान को अचानक सूझ उत्पन्न हुई कि क्यों ना इस बक्से के ऊपर एक और बक्सा रख लिया जाए। वहाँ दूसरा बक्सा पड़ा था, वो रखकर फिर केलों को जो है सुल्तान ने इन केलों को खा लिया था। उसके बाद तीसरी बार स्थिति में परिवर्तन किया गया, एक लकड़ी वहाँ पर एक लाठी यानी कि छड़ जिसको आप बोलते हो वो रख दी गई, तो सुल्तान ने छड़ से केलों को उतारा। चौथी बार क्या किया गया था कि दो छड़ थी, केले ज़्यादा ऊंचाई पर थे, दोनों छड़ ऐसी थी कि एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाती थी और उसके द्वारा सुल्तान ने केलों को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। वो छड़ के साथ खेलने लगा और अचानक वो दोनों इंटरलॉक हो गई और ऊपर से केलों को उसने प्राप्त कर लिया और खा लिया। यानी कि जो सुल्तान है उसने केलों को प्राप्त करने के लिए कोई मतलब उछल कूद नहीं की, किसी प्रकार की कोई उछल कूद नहीं की केलों को प्राप्त करने के लिए। वो क्या करता है, वो अपनी सूझ के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा इन केलों को क्या कर लेता है, भी प्राप्त कर लेता है। सूझ के द्वारा केलों को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। मतलब जो सूझ है वो कैसे पैदा होती है, वो अचानक पैदा होती है। सूझ कैसे पैदा होती है, अचानक पैदा होती है और वो उसको केले खाने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब इसका बात हमारी क्या है कि एजुकेशन इम्प्लीकेशंस इसके क्या हैं, इस सिद्धांत के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। ठीक है ना, तो पहली बात तो ये क्या है कि ये जो स्कॉलर का सिद्धांत है, जो समग्रवाद का सिद्धांत है, ये रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है। किसके लिए, रचनात्मक कार्यों के लिए। अगर आप बच्चे को कोई रचनात्मक कार्य सिखाना चाहते हो तो ये उसके लिए क्या है, बड़ा उपयोगी है रचनात्मक कार्य के लिए। पहला तो इसका फायदा है। अगर आप बच्चे को मतलब कुछ क्रिएटिव बनाना चाहते हो तो आप बच्चों के सामने कुछ ऐसा रखोगे कि बच्चा उसको पाने के लिए कुछ नई क्रिएटिविटी करेगा। ठीक है ना, फिर अगर आप बालकों के अंदर बुद्धि का विकास करना चाहते हैं या बालकों के अंदर आप लोग कल्पना का विकास करना चाहते हैं या फिर तर्क शक्ति का यानी कि लॉजिकल पावर, रीजनिंग पावर का अगर विकास करना चाहते हैं तो आपके लिए ये सिद्धांत बड़ा बढ़िया है। क्योंकि हमने चिंपैंजी जो कोहलर की रीजनिंग पावर का पता चला कि बहुत अच्छे तरीके से उसने समस्या का जो हल है वो निकाल लिया था। फिर आगे क्या है कि गणित के लिए अगर आप बच्चों को गणित सिखाना चाहते हो या आप बच्चे को विज्ञान सिखाना चाहते हो या आप व्याकरण सिखाना चाहते हो बच्चों को, ग्रामर, तो ऐसे कठिन विषयों के लिए ये सिद्धांत बड़ा लाभदायक है। ठीक है ना, गणित के लिए, विज्ञान के लिए या व्याकरण के लिए क्या है, लाभदायक है। मतलब आप गणित कठिन विषय है, विज्ञान भी व्याकरण भी आप सिखाना चाहते हो तो आप सिखाने के लिए बच्चे को कोई हिंट दोगे, बच्चा उसको कैच करेगा और सीख जाएगा। उसके बाद मतलब यह सिद्धांत जो है ना वो समस्या समाधान के लिए भी बड़ा उपयोगी है। किसके लिए, समस्या के समाधान के लिए भी क्या है, बड़ा उपयोगी है। फिर इसी सिद्धांत के अनुसार पूर्ण से अंश की ओर जो सिद्धांत है, पूर्ण से अंश की ओर ये शिक्षण सूत्र निकला था। पूर्ण से अंश की ओर ये शिक्षण सूत्र कहाँ से निकाला गया था, इसी सिद्धांत से निकाला गया था। फिर एक और बात आप याद रखिएगा कि इसी सिद्धांत से खोज विधि का जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ है, खोज विधि का जन्म हुआ है इसी सिद्धांत के द्वारा। ठीक है ना, फिर छोटे बालकों के लिए ये जो सिद्धांत है ये ज़्यादा उपयोगी नहीं है। छोटे बच्चों के लिए तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी ही इंपॉर्टेंट है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी से ही काम चलेगा छोटे बच्चों के लिए। क्यों, क्योंकि उनके बुद्धि का विकास नहीं होता। ये सिद्धांत केवल उनके लिए उपयोगी है जो बड़े बालक होते हैं। जो क्या होते हैं, बड़े बालकों के लिए उपयोगी है। बड़े बालकों के लिए क्या है, ये उपयोगी है। पर छोटे बालकों को तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी से ही वो सीखेंगे। मतलब पहले ट्रायल करेंगे, किसी बात को करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके अंदर कमी एरर आएगा, फिर सीखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद देखिए यह जो सिद्धांत है यह यांत्रिक रूप से सीखने का विरोध करता है। कहता है कि यांत्रिक रूप से नहीं सीखा जा सकता, मानव कोई यंत्र नहीं है। ठीक है ना, वो क्या है, वो अचानक सूझ के द्वारा सीखेगा। जब हमारे उद्देश्य स्पष्ट हो, है ना, जब हमारे उद्देश्य स्पष्ट हो, उद्देश्य स्पष्ट होने पर ही क्या होता है, अंतर्दृष्टि का विकास होता है। ये बात याद रखिएगा, अंतर्दृष्टि का विकास होता है। कोहलर के पास उद्देश्य स्पष्ट था, क्या, किन केलों को खाना है, इनको प्राप्त करना है। जब उनका उद्देश्य स्पष्ट था उसके पास तो अंतर्दृष्टि का क्या हो गया भाई, विकास हो गया। जब उद्देश्य स्पष्ट होगा तभी अंतर्दृष्टि का क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, क्लियर बात।
ठीक, तो आपका ये सिद्धांत हो चुका है। जो नेक्स्ट सिद्धांत है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो आपका थैंक यू सभी का, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।